मालिक साहब, ये साहब के बारे में उनका भी नाम चल रहा है और जिलानी साहब के भी नाम चल रहा है। तो ये कि अब कोई हतमी खबर आप तक पहुंची है कि कौन आ रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और क्या आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन में से एक ये क्वालिफिकेशन है कि वो मुल्क से बाहर रहता हो और यहाँ पर उसको जब ओहदा देना हो तो वापस आ जाए साहब की तरह? नहीं, जितना हफीज साहब शेख साहब का नाम चला है, काश उससे आधा ये कभी खुद भी चल गए होते। अनफॉर्चुनेटली देखें, ये फाइनेंस मिनिस्टर सिंध रहे, मुझे बताएं क्या परफॉर्मेंस थी। ये प्राइवेटाइजेशन के वजीर थे जनरल मुशर्रफ के नीचे, उस पर बता दें क्या परफॉर्मेंस थी। पीपल्स पार्टी के जब ये वजीर थे फाइनेंस के, तो फास्टेस्ट लोन टेकिंग तारीख की हुई थी। जो आपको हम कहते हैं बैरूनी कर्जे बढ़ गए, ज़रा इनकी आप वो फेज़ निकालें। फास्टेस्ट ग्रोथ थी पाकिस्तान की तारीख की कर्जे बढ़ने की, वो हफीज शेख साहब ही थे। तभी एब्सोल्युटली नथिंग टू शो फॉर हिज परफॉर्मेंस। फिर इन्होंने इमरान खान साहब के साथ आ गए, वहाँ भी हमने देख लिया। तो किस बेसिस पे है, आई डोंट नो। शायद इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इनकी अच्छी है, प्रेजेंटेशंस अच्छी करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर इनकी अच्छे मेरा मतलब है यादें अच्छी हैं, तो शायद वहाँ पे इनको नंबर मिलते हैं। IMF का ताल्लुक इनका हमेशा से बड़ा गहरा, इनका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है इन पे जी। और शायद इस बार ज़्यादा ख्याल ये भी था कि क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है, सारी बातें हो रही हैं, तो एक IMF का बंदा आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई है कि एक सोच चल रही है इस्लामाबाद से बाहर कि IMF के प्रोग्राम में तो हम हैं और ना ही हम उसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं। तो डू वी नीड समबडी कि जो बिल्कुल ही IMF की सोच में बैठा हो, तो जो चीज़ें ना भी करने की अभी ज़रूरत हो वो भी हम शायद ज़्यादा स्पीड से ना करें। और कई जो भी एग्रीमेंट्स होने हैं और यही चीज़ें होनी हैं जिसमें शायद IMF को किन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे एतराज़ हो, तो क्या हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो बिल्कुल रजिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हर बात मान जाएगा जी। और आपको याद है कि जब IMF के साथ एग्रीमेंट कंक्लूड भी किया था शेख साहब के ज़माने में, जब असद उमर हटे और ये आए, तो जिस स्पीड से चीज़ें कंक्लूड हुई थी वो अनबिलीवेबल थी। फाइनेंस मिनिस्टर भी उस वक्त हटा दिए गए, फाइनेंस सेक्रेटरी भी एग्जैक्टली ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द टॉक्स हटा दिए गए, और फिर डॉटेड लाइन पे जितनी जल्दी IMF के सामने शेख साहब ने हर चीज़ मानी, ज़रूरत से ज़्यादा फुर्ती से, और रज़ा बाकर साहब ने एज गवर्नर स्टेट बैंक जो चीज़ें उनकी शराइत पूरी की, वो आज खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें पूरा हिस्सा डला हुआ है रज़ा बाकर साहब का और हफीज शेख साहब का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आगे चल पड़ते हैं, और एंड आई होप टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर हफीज शेख साहब, मुझे तो अब होते नज़र नहीं आ रहे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रंट रनर जलील अब्बास ही हैं। अगर हफीज शेख साहब आते हैं तो फिर इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी, कल को जिम्मेदारी होगी उन पे। ये नहीं कि कल कह सकता कि जी, बिकॉज अब जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो प्योरली उसमें डिसाइडिंग वोट इंस्टीट्यूशन का है। अगर किसी को इस बारे में गलत फहमी है तो दूर हो जानी चाहिए। जब कल राजा रियाज साहब इतने मसरूफ़ थे कि वो वज़ीर आज़म से नहीं मिल सके, आज बहुत मसरूफ़ थे, नहीं मिल सके। आपको भी पता है, मुझे ही पता है राजा साहब कितने मसरूफ़ हैं। इशू ये है कि कोशिश ये हो रही है कि कंसेंसस से नाम अनाउंस हो जाए कल, और अगर नाम अनाउंस नहीं होता, और उसकी भी एक हिस्ट्री है। नवाज, मैं आई होप आई एम नॉट टेकिंग ऑल द टाइम, बाकी दोस्त भी हैं, मैं बात कर सकता हूँ, क्या भी कर दूँ? करें मालिक साहब, आज बहुत लंबी ट्रांसमिशन है। नहीं, मगर लाली साहब जरा बात ये जी चले करें सर। पर आमिर मतीज साहब सारी गल्ला होनी तो नहीं मुका लेनी है ना। अब मालिक साहब, पहले तो ये बताइए कि वो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले, कि क्यों हम इस तरह के नामों पर आकर फंस जाते हैं और क्यों ये फेवरेट हो जाते हैं हफीज शेख साहब, जलील अब्बास साहब, इस तरह के लोग? मेरा ख्याल है आमिर ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू की थी जिसको बड़ा अच्छा कैप किया इरशाद आरिफ साहब ने, जब उन्होंने कहा कि ये फैसले हो जाएंगे और जहाँ होने हैं। आई थिंक वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमिर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपको नंबर 2 या नंबर 3 नहीं चाहिए पंजाब के मॉडल का, हमारा इमीडिएट क्राइसिस IMF नहीं है। इकनॉमिक हमारे मामलात हैं, बिल्कुल हैं, ये 70 साल से चल रहे हैं और ये आने वाले अभी 10-15 साल तो चलेंगे।
और इसलिए इसमें कोई 3 माह या 6 माह इतने क्रिटिकल फैक्टर नहीं है जितना बन गया है इस वक्त हमारे परसेप्शन में, क्योंकि पिछले 6 माह से 1 साल से हम सिर्फ IMF दिन रात सुन रहे हैं, डिफ़ॉल्ट IMF। मेरा ख्याल है जो आमिर ने बात की है उसको थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करना चाहिए। हमारे जो आने वाले 6 माह हैं ये, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो तमाम स्टेबिलिटी को और पॉलिटिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन करेगा? वो है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, वो है PTI का मुस्तकबिल, वो है कि इलेक्शन के अंदर किस हद तक PTI को इजाज़त होगी इलेक्शन लेने की, किस शक्ल में इजाज़त होगी। अगर इसके कैंडिडेट्स होंगे भी, अगर पार्टी पे कोई ऑफिशियल बैन नहीं लगता तो अनऑफिशियल तो लगता है ना, जिस तरह मीडिया के ऊपर ऑफिशियल बैन कोई नहीं है लेकिन अनऑफिशियल बैन्स हैं, टेलीफोन आता है, सब कुछ होना पड़ता है। इसी तरह ऑफिशियल बैन सब कुछ नहीं होता कि पार्टी ऑफिशियली बैन हो गई है। आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी कैंडिडेट अव्वल बनना बड़ा मुश्किल है। अगर वो बन जाएगा तो वो उसकी कन्वेंसिंग बड़ी मुश्किल होगी, अगर कन्वेंसिंग मुश्किल होगी तो फिर इलेक्शन वाले दिन वोटर को लाना कितना दिया जाएगा। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो अगले 3-4 माह में खुलेंगे। खान साहब की एक हमने कन्विक्शन देखी हुई है, 2-3 मुकदमात हम और देख रहे हैं, हो सकता है उसमें एक आधी कन्विक्शन और आ जाए, तो उसका एक पूरा एक स्पिल आउट होगा जी। ये स्पिल आउट से डील करने के लिए क्या जो है हफीज शेख साहब एक कैंडिडेट हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं हो सकते। क्या गिलानी साहब हो सकते हैं? जैसे इसने आमिर ने बात कही कि यार बड़े प्रॉपर से आदमी हैं, वो शायद वो एक सर्टन हदें क्रॉस ना कर सकें, लेकिन कम से कम उनका जो एक्सपोजर है वो समझ ज़रूर सकते हैं, उनको एक लार्जर पिक्चर नज़र आ सकती है और वो देख सकते हैं, बिकॉज वो सारी ज़िंदगी उन्होंने डील ही किया है कहे में और अनकहे लफ्ज़ में। देखिए, जब आप डिप्लोमेट हों और आप इंडिया से निकाले जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी काफ़ी क्लोज वर्किंग रही है पिंडी के साथ भी। ऐसे ही कोई डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट इंडिया से निकाला नहीं जाता, और इनका था कश्मीरी लीडरान के साथ सब कुछ। उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। फिर इनका अमेरिका में पोस्टिंग, अमेरिका की पोस्टिंग भी हवा में नहीं होती, वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होती जी। तो जब एक ऐसे वक्त में एक बंदा आता है जब बहुत डायरेक्टली स्टेक्स बहुत हाई हैं इंस्टीट्यूशन के, फाइनेंशियली भी, जैसे शाहदारे साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं किया, जो ये फैसिलिटी वो आर्मी चीफ ने करवाया, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। अब देखें तो आप सऊदी अरेबिया, UAE, आपकी जो काउंसिल बनी, फैसिलिटेशन काउंसिल, ये इंस्टीट्यूशन के कहने पे बनी, उसमें फॉर्मल रोल आ गया आर्मी चीफ का। फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के ऑफिसर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर जो आर्मी एक्ट चेंज हुआ, आर्मी एक्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक है कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को अब एक राइट दिया अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने का प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके। सही रीज़न है ना। फिर UAE, सऊदी अरेबिया, उन्होंने स्टेबिलिटी को, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को एज ए गारंटी लिया हुआ है। जब आप ये सारी पिक्चर देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि इंस्टीट्यूशन बड़ी हेविली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व हो गई है, बिकॉज सबका ख्याल है कि शायद ये चीज़ें आप अपने आप पे छोड़ी नहीं जा सकती। 2 बहसें चल रही थी पाकिस्तान में, एक थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। मुझे लग रहा है कि अब दूसरी दलील पे ज़्यादा जोर आ गया है कि आप पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करें, अनसर्टेनिटी ख़त्म करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉलो करेगी। इसलिए ये अगले 3-4 माह सिर्फ IMF के प्रिज्म से देखना मेरा ख्याल है गलती होगा। इसको पहले आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक अनरेस्ट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशन की, और उसका स्टेक अब बहुत बड़ा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 दफ़ा कहा कि जी सऊदी अरेबिया से जो एड आई, जो UAE से एड आई, जो सब कुछ है, उसमें पिवटल रोल आर्मी चीफ का था। जब आप ये सारी चीज़ें जमा करते हैं तो फिर आपको नज़र आता है कि अगले 4 माह एक्चुअली आने वाला जो गवर्नेंस मॉडल है वो तय करेगा। सही है। IMF के साथ आपने एक हद में चलना है, और आपकी कयूद हैं वो चाहे आपको मुझे बना दें, हम सर्टन डेडलाइन से बाहर नहीं निकल सकते। सही। और ये कोई सोचे कि जी अगर IMF का X आदमी है तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर नेगोशिएट करेगा, आई डोंट थिंक दैट इज़ नीडेड। सही। यू नीड समबडी हु रियलाइजेज कि मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या है। और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि क्यों इनके चांसेस बेहतर हुए हैं, तकरीबन 24 घंटे पहले तक एक बार फिर इसहाक डार साहब बड़े एग्रेसिवली अपने लोगों को, उनके करीबी लोग कह रहे थे वो जी हो जो भी लगना डार साहब नहीं है। देखें, मेरी इत्तला ये है कि मियाँ साहब का ये इंसिस्टेंस है
कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका मैं ही फाइनल करूँगा। और समझ आती है वो क्यों चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर ये 6 माह तक भी रहते हैं या 6 माह से आगे बात जाती है तो कम से कम हमारा बंदा होना चाहिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मैं एज इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था, सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है इमरान खान का, उनकी सियासत का, उनका फ्यूचर डिसाइड करने का, कोर्ट्स में क्या होगा, आगे क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। अगर वो सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है तो क्या मैं इतने बड़े फैसले से बेदखल हो जाऊंगा कि जिसमें यह तय होगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या उसकी क्या काबीना होगी, और वो अगर 6 माह से आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो फिर तो बचकाना बात होगी। तो हम फिर इसका मतलब हकायक को हम डिस्कस नहीं करना चाहते। सही है। इसलिए, और इनके पास टेबल पे जिद करने के लिए है क्या असदुल्ला, मैं चाहूँगा बाकी लोग भी इस पर बात करें। अगर मैं आज इंस्टीट्यूशन हूँ और आप हैं नवाज शरीफ साहब, आमिर मतीना, जरदारी साहब और अरशाद आरिफ साहब हैं, मौलाना साहब, मैं उनकी बारिश होने की वजह से उनको बना दिया मौलाना साहब, अगर वो हैं, आप तीनों मुझे कहते हैं नहीं जी एक्स नहीं वाई होगा, और आप उस पर जिद लगा लेते हैं, तो मेरे पास बड़ा सिंपल जवाब है, अच्छा भाई ठीक है, आप अपनी मर्जी कर लें, फिर एक काम करें, इलेक्शन खुल के होने दें, देख लेते हैं कौन आएगा। हाँ, ठीक है। और जो आएगा फिर उससे हम डील कर लेंगे। हम तो डील कर लेंगे, आप भी डील कर लेंगे। क्या ये लोग अफोर्ड करते हैं? ये नहीं अफोर्ड करते। इनकी बार्गेनिंग पोजीशन बड़ी थोड़ी है। ये कल्पलाएंगे, तड़पेंगे, सब कुछ करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन उसी का होगा जिसने सारा बोझ उठाना है। चलिए, राजा रियाज साहब इतने काम मसरूफ हो गए भाई कि सडनली उनके पास टाइम नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी मालिक साहब, नजर रखिए, अगर कल यूनानिमस अनाउंसमेंट नहीं आती इमरान प्राइम मिनिस्टर की और राजा रियाज की, तो जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, मुझे यकीन है वो राजा रियाज के नॉमिनेटेड 2 नामों में से एक होगा। बिकॉज सिकंदर सुल्तान राजा लगाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर यूनानिमस नहीं आता तो इसका मतलब है कि एक डिस्प्यूट चल रही है। इसका मतलब है कि अगर ये डिफरेंट नाम जाते हैं तो फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी नहीं करेगी फैसला। फिर फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन वही फैसला करेगा जो हमें पता है कि जो कहेगा। इसलिए ये अभी लेदे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उस पर अगर 100 में से मेरा ख्याल है कोई 40% मार्क्स होंगे IMF की डील के, 60% मार्क्स होंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इसके फॉल आउट को वो कैसे डील करेगा, इंस्टीट्यूशन और सिविलियन बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा। इसलिए मुझे ये जिलानी साहब का ज़्यादा अच्छा इसलिए नज़र आता है बिकॉज हिलाली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया के साथ भी बात करनी है, शायद इन्होंने भी की, शाहद साहब ने भी, तो दुनिया के साथ बात करने का तजर्बा जलील अब्बास जिलानी का बहुत है, दोस्तों से भी दुश्मनों से भी।